हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और हम जो अभी सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो है ऑडिट। ऑडिट में आज अपना चलेगा वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन। तो अपन इसके अंदर 10 MCQ कवर करेंगे। चलिए सर, पहला MCQ देखते हैं। वेरिफिकेशन रेफर्स टू, वेरिफिकेशन क्या होता है? हिंदी इंग्लिश आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें देखिएगा। वेरिफिकेशन, मेरा पेन नहीं चल रहा तो आप देखते रहिएगा साथ साथ। चेकिंग ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स। ये कहता है कि वेरिफिकेशन का मतलब होता है संपत्तियों के भौतिक अस्तित्व और उनके मूल्यांकन की जांच करना। वेरिफिकेशन का मतलब होता है एग्जामिनिंग द जनरल एंड लेजर, जनरल और लेजर को एग्जामिन करना। सर थर्ड कहता है एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स रिलेटेड टू द असेट्स, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें जो सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड बता रहा हूँ मैं, कि जनरल और लेजर को एग्जामिन करना, उनको देखना, ये जनरली रूटीन चेक में आता है। जब हम जनरल और लेजर को देखते हैं तो उसे रूटीन चेकिंग बोलते हैं। जब हम असेट से संबंधित वाउचर को देखते हैं, जैसे हम फर्नीचर को ना देखें, फर्नीचर का बिल देखें, अगर हम फर्नीचर का बिल देख रहे हैं तो वो वाउचिंग है। अगर हम बिल्डिंग की रजिस्ट्री देख रहे हैं, बिल्डिंग नहीं देख रहे, बिल्डिंग की रजिस्ट्री देख रहे हैं, तो वो वाउचिंग है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जब हम संपत्ति है कि नहीं, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल में बताऊंगा आपको, अभी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर है, हम अगर वहाँ जाके देखें कि फर्नीचर है कि नहीं और फर्नीचर का जो मूल्य दिखाया है वो सही है कि नहीं, तो वो फिर आपका वेरिफिकेशन में आता है, ठीक है। मैं अगली स्लाइड में आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये बात। ए इसका आंसर रहेगा, समझा ही दिया मैंने। अब आप देखिएगा, देखिए वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जाके 6 चीज़ें देखनी है। अपन एग्जांपल पकड़ते हैं फर्नीचर का। स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर आप वहाँ गए, आप ऑडिटर हो, आप गए, आपने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख का फर्नीचर शो है। 4 लाख का फर्नीचर है तो आपने कहा बिल लाओ। आपने बिल देखा, वाकई में एक वुडन फर्नीचर वाले से 4 लाख का फर्नीचर खरीदा गया ऐसा शो हो रहा है। तो ये तो हो गई वाउचिंग, जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखा, आपने वहाँ देखा कि अच्छा इसकी परमिशन ले ली गई थी या नहीं, और 4 लाख रुपए प्रॉपर तरीके से जैसे चेक वगैरह से देने थे वो दिए थे कि नहीं, और उसका बिल है कि नहीं, वो सब आपने देख लिया। प्रॉपर TDS वगैरह कुछ काटना था या GST वगैरह, वो सब आपको देखना था, देख लिया। अब आ रही है मेन वेरिफिकेशन वाले, सत्यापन वाला खेल। अब आप वहाँ जाके देखोगे एग्जिस्टेंस, पहला वर्ड है एग्जिस्टेंस, कि वहाँ पे फर्नीचर 4 लाख का मौजूद है कि नहीं, यानी उसका अस्तित्व है कि नहीं। दूसरा वैल्यूएशन, आपको फर्नीचर को देख के लग रहा है क्या कि वो 4 लाख रुपए का है, या आपको लग रहा है यार फर्नीचर 4 लाख का तो नहीं है, बदमाशी लग रही है, तो आप वैल्यूएशन देखेंगे, यानी उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। तीसरा ओनरशिप, ओनरशिप के लिए आप बिल ही मंगाएंगे, यानी उस फर्नीचर का बिल हमारी फर्म के नाम से हो, यानी जिस क्लाइंट का आप ऑडिट कर रहे हैं उसी क्लाइंट के नाम से बिल हो, ऐसा नहीं हो किसी के भी नाम का बिल उठा के लेके आ जाए। पोजीशन, वो चीज़ हमारे कब्जे में है या नहीं, कहने का मतलब है जो चीज़ दिखाई है वो हमारे पास मौजूद है या नहीं, या ऐसी तो नहीं कि डिलीवरी नहीं मिली, या ऐसा तो नहीं कि आधा फर्नीचर हमारे पास है आधा कहीं और है। तो मतलब उसका पोजीशन यानी कब्ज़ा आप चेक करोगे। उसके बाद चार्ज, क्या हमने फर्नीचर को गिरवी रखाया है, क्या गिरवी रख के हमने कोई संपत्ति लिया है। जनरली हम बिल्डिंग, कार, स्टॉक वगैरह को गिरवी रख देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि असेट्स के ऊपर कोई प्रभार या कोई चार्ज तो नहीं है। और लास्ट है यूज़, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये भी देखते हैं कि जिस चीज़ को बैलेंस शीट में दिखाया गया है, बिजनेस की बैलेंस शीट में दिखाया गया है, उस चीज़ का व्यापार के लिए प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। अगर आपने बैलेंस शीट में कार दिखाई है तो उस कार का व्यापार के लिए प्रयोग हो रहा है या पर्सनल यूज़ में हो रहा है। इससे फिर आप ये डिटरमिन कर पाएंगे कि डेप्रिसिएशन लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, होप समझ में आ गया होगा। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें से सही पहचानना है। और जब ये क्वेश्चन आता है कि सही को पहचानिए, तो इसका मतलब जनरली ये होता है कि बाकी के 3 असत्य हैं। वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ये कहता है कि मूल्यांकन जो है वो सत्यापन का एक हिस्सा है। सेकंड में लिखा है वेरिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। थर्ड में लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, मतलब थर्ड में लिखा है वैल्यूएशन हैज़ नथिंग टू डू विद वेरिफिकेशन, कह रहा है कि वैल्यूएशन का वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा है कि ऑडिटर इज अ वैल्यूअर। देखिए वेरिफिकेशन, जो इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं ना, वो एक बड़ा टर्म है। अभी भी अगर पिछली स्लाइड आपने ढंग से देखी हो तो वेरिफिकेशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर वैल्यूएशन भी किया जाता है। यानी जब हम वेरिफिकेशन करने जाते हैं, जैसे हमने वहाँ बैलेंस शीट में पाया स्टॉक 6 लाख का है,
तो हम अब एक देखने की कोशिश करेंगे या किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये 6 लाख रुपए का स्टॉक है क्या, या मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेंगे कि ये स्टॉक 6 लाख रुपए का है क्या। तो कहने का मतलब है कि वेरिफिकेशन बड़ा टर्म है। मेरा पेन नहीं चल रहा था, मैं आपको अच्छे से समझाता। वेरिफिकेशन जो है वो बड़ा टर्म है और जो वैल्यूएशन है वो स्मॉलर टर्म है, या वैल्यूएशन उसका एक पार्ट है। तो याद रखिएगा, वेरिफिकेशन इज़ अ बिगर और ब्रॉडर टर्म, एक बड़ा, और उसके अंदर वैल्यूएशन शामिल है। तो इसलिए इसका आंसर ए रहने वाला है। मूल्यांकन जो है वो सत्यापन का एक हिस्सा है। बाकी ये कहना कि हम सी पॉइंट ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो वैल्यूएशन करना ही मत, देखना ही मत, गलत बात है। या ये कहना कि ऑडिटर जो होता है, अंकेशक जो होता है वो मूल्यांकक होता है, नहीं, मूल्यांकक नहीं होता। आपको देखो नहीं पता चल सकता, अपन ऑडिटर हैं, ठीक है, हमने कॉमर्स पढ़ा होगा, सीए बने होंगे तो जनरली कॉमर्स पढ़ा हुआ होता है। अब तो ऐसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आ जाते हैं और बाद में पढ़ाई कर सकते हैं, सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। जनरली आप कॉमर्स के हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, लेकिन अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हो तो आप पार्ट को देख के नहीं बता सकते कि वो पार्ट 2 लाख का है, 1 लाख का है, 10,000 का है, 5 रुपये का है। आपको नहीं पता चल सकता उसकी इंपॉर्टेंस। अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ, किसी ज्वेलर के यहाँ ऑडिट करने गए हो तो आपको कोई अंगूठी देख के या कोई मेटल देख के आपको नहीं पता लगता कि पता नहीं लग सकता कि इस मेटल की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो क्योंकि आप वैल्यूअर नहीं है, तो ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर। सही टर्म ये है, ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर। यहाँ लिखा है ऑडिटर इज़ अ वैल्यूअर, इसलिए ये असत्य है। तो डी असत्य लिखा हुआ है, इसमें ए सही है कि वैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन, आप शब्द को देखिए यहाँ पे, मूल्य प्लस अंकन, मूल्य को आंकना, ये एक वन ऑफ द स्टेप है, ये है ना, सत्यापन का एक कार्य है, सत्यापन का एक हिस्सा है। ज़्यादा समझा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने स्लाइड में समझाया कि वेरिफिकेशन क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन कहता है शुरुआती काम होता है, इनिशियल वर्क होता है। वेरिफिकेशन जो होता है वो अंतिम वर्क होता है, ठीक है। हमेशा ये डिफरेंस वाउचिंग और वेरिफिकेशन में होता है। वाउचिंग ऑडिट जब शुरू होती है तो वाउचिंग होती है, उसके बाद हम चलते चलते बैलेंस शीट तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ वेरिफिकेशन होता है। वहाँ बैलेंस शीट की एक एक मद की एग्जिस्टेंस की जांच की जाती है। बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ है वो वास्तव में है या नहीं, उस चीज़ की जांच की जाती है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। सेकंड है वैल्यूएशन इज़ द वर्क ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी। जैसे कि मैंने कहा कि आप देखो अकाउंट्स की दुनिया से आए हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, लेकिन आपको उस संबंधित क्षेत्र में किस चीज़ का कितना मूल्य होता है। जैसे एक कुर्सी देख के, एक पेंटिंग देख के आप नहीं बता सकते कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए। ये तो जो संबंधित अधिकारी है वही आपको बता पाएगा, या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देवे तो ही वो बता पाएगा। अच्छा, तो वैल्यूएशन किसका कार्य है, कंसर्न्ड अथॉरिटी का, संबंधित अधिकारी का काम है। वेरिफिकेशन करना किसका काम है, ऑडिटर का काम है। तो इससे दोनों से अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है वैल्यूएशन चेक्स द अमाउंट, ठीक है। वैल्यूएशन में क्या होता है, जो अकाउंट्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसका संबंध वैल्यू से होता है कि 8 लाख रुपए, स्टॉक 8 लाख का है कि नहीं, फर्नीचर 4 लाख का है कि नहीं, बिल्डिंग 50 लाख आपको देखने से लग रही है कि नहीं। जबकि वेरिफिकेशन में क्या होता है, हम बैलेंस शीट की हर मद की जांच करते हैं, हर मद की जांच करते हैं कि वो वास्तव में है या नहीं, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ कैश बुक, लेजर, जर्नल प्रॉपर। अब अपन देखो पढ़ ऑडिट रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन लग रहे हैं कि अकाउंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो हम कहें चालू वर्ष से संबंधित था पर जिसका भुगतान नहीं किया। एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट पेड टिल द एंड। तो जैसे मान लो हमारे पास एक नौकर काम करता है, 5,000 उसकी तनख्वाह है और हमने उसको लास्ट के 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी, तो 10,000 रुपये बाकी हो गया, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर, दायित्व पक्ष के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। अब वहाँ लिखा हुआ है, अब वास्तव में सैलरी बाकी है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, कैश बुक से? नहीं, कैश बुक से पता नहीं लग सकता, क्योंकि कैश बुक में तो कैश पेमेंट होती है। कैश बुक में तो जो पैसे आते हैं और पैसे जाते हैं केवल उसका लिखा होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने सैलरी का भुगतान ही नहीं किया, तो ये बात कैश बुक से वेरीफाई नहीं हो सकती, तो ए आपका गलत है, ठीक है। लेजर से भी आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, जनरल प्रॉपर से वेरीफाई कर सकते हो। वाई? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री लिखी जाती है, ठीक है। एंट्री होती है सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रिपीट, सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये अगर एक सिंपल में बताऊँ तो एक्सपेंस अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। और जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो जनरल प्रॉपर में होती है। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की आइटम दिख रही है तो वो वास्तव में है या नहीं,
तो उसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन आपको जनरल प्रॉपर में मिलेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य जनरल में मिलेगा। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इज डन टू असर्टेन। ये कह रहा है कि आप ये संपत्तियों का सत्यापन क्या निश्चित करने के लिए करते हो, मतलब आप संपत्तियों का सत्यापन क्यों करते हो। आपको एग्जिस्टेंस ऑफ असेट्स, असेट्स की मौजूदगी को देखना है, हाँ। आपको असेट्स की ओनरशिप को देखना है, हाँ। आपको असेट्स के पोजीशन को देखना है, हाँ। ऑल ऑफ दीज, हाँ। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये शुरू में आ गई थी कि जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो सिंपल समझो, बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर लिखा है लैंड, और लैंड के सामने लिखा है 80 लाख। इसका मतलब क्लाइंट ये कह रहा है कि हमारे पास 80 लाख की ज़मीन है। तो एक तो आप क्या करो, सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री मंगा लो, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई ये एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स ये हमारे नाम पे है। तो सबसे पहले आप उसकी ओनरशिप देख लो, ठीक है। दूसरा, आप वहाँ पे पूछ लो कि लैंड कहाँ पे है। तो उसने बोला सर 5 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ चले जाओ, वहाँ 5 किलोमीटर जाके देखो दूर कि वहाँ पे ऐसी कोई ज़मीन है भी या नहीं, यानी उस संपत्ति का अस्तित्व है भी या नहीं। और तीसरा ये देखो कि पोजीशन, उस असेट्स पे हमारा ही कब्ज़ा है, किसी और ने तो कब्ज़ा नहीं कर लिया है। तो ये पोजीशन भी चेक करो। यानी इससे देखो, आप ऑडिटर हो, आप रिपोर्ट दोगे कि संस्था के जो खाते हैं, संस्था के जो लेखे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं, सत्य और सही चित्रण देते हैं या नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू, इस शब्द को कस के याद कर लो। ऑडिटर ये रिपोर्ट देता है कि संस्था के खाते ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। तो आप रिपोर्ट लोगों को कर रहे हो, पहले खुद तो जांचो, ऐसे हवा में तो रिपोर्ट नहीं दे दोगे। कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग सीए बन जाते हैं, फिर काम को जल्दी करने के हिसाब से या क्लाइंट से सेटिंग कर लेंगे, मैनेजमेंट से सेटिंग कर लेंगे, और ओके बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है ओके। आप गड़बड़ देखो, इस तरह से मत करो, क्योंकि अगर आप ऑडिटर हो, अगर कोई लापरवाही के लिए दायित्व बना जो मैं एक मिनट सॉरी, तो आपकी बाद में लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर आप लापरवाही करते हैं, या कई मामलों में आपका आपराधिक दायित्व भी खड़ा हो सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए बीइंग एन ऑडिटर आपको रियल वेरिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है डैश असेट्स विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पे असेट्स के नाम लिखे हैं, इसमें से कहता है किस संपत्ति का भौतिक सत्यापन संभव नहीं है, किस संपत्ति को आप फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। स्टॉक हमें दिखाई देता है तो हम उसको जाके फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे वो बोलता है स्टॉक 15 लाख का है, तो आप जाके उसके गोडाउन में, दुकान में जाके देख सकते हो, काउंटर पे देख सकते हो कि 15 लाख का माल है कि नहीं। कैश को भी आप फिजिकल वेरीफाई कर सकते हो, आप वहाँ जाओ, उसके गले या तिजोरी के अंदर कैश देख सकते हो। फर्नीचर भी फिजिकली दिखाई देता है, ठीक है ना। फिक्स एसेट्स है, दिखाई देने वाली टेंजिबल एसेट्स है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। डेटर्स, अब उसने लिख रखा है डेटर्स 17 लाख रुपए, यानी उसने ये कह रखा है कि मेरी बाज़ार में 17 लाख की उधार बाकी है। अब उसको आप कैसे जाके देखोगे, आप कहेंगे सर जाके देख लेंगे ना लोगों को। अरे पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक ग्राहक दिल्ली बैठा है, एक ग्राहक जयपुर बैठा है, एक बेंगलोर बैठा है, तो उसको फिजिकल, मतलब इन चारों में से डेटर जो है कमज़ोर ऑप्शन है। आप कह सकते हैं सर मैं तो फिजिकल वेरीफाई कर लूँगा, नहीं हो पाता। मतलब बाकी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप देख सकते हो और किसी से मूल्य निकलवा सकते हो। अब डेटर में तो क्या होता है, डेटर में कन्फर्मेशन होती है, उसमें हम पूछ लेते हैं कि आपके ऊपर कितना पैसा बाकी है, पर उसमें उसको फिजिकली वेरीफाई करना थोड़ा सा सही नहीं है। कई बार डेटर की जगह आपको गुडविल ऑप्शन मिलेगा, गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स ऑप्शन मिल सकती है। तो कोई भी अदृश्य संपत्ति मिले तो समझ जाना कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, या डेटर या क्रेडिटर जैसी चीज़ मिले तो वो भी, तब भी आप समझ जाना कि इनका फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उनका क्रॉस कन्फर्मेशन हो सकता है, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनी इज टू बी शोन एज द असेट ऑफ कंसाइनी, कस्टमर, कंसाइनर, ऑल द अबव। ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास होता है वो किसकी संपत्ति है। तो पहले तो देखो, इसका मैं आंसर समझाऊँ उससे पहले मैं आपको पहले अगली स्लाइड दिखा देता हूँ। देखो, एक होता है कंसाइनर कौन होता है, जब माल भेजता है, तो इसे अपन दिल्ली जयपुर बोल देते हैं। एक होती है मान लो दिल्ली की पार्टी, ठीक है, वो जयपुर की पार्टी को माल भेजती है, तो भेजने वाला है कंसाइनर, और जो जिसको भेजा गया है एजेंट को, उसको बोलते हैं कंसाइनी। तो माल अब किसका हुआ, तो देखो माल जब तक नहीं बिक जाता
उसकी जो ओनरशिप होती है वो भेजने वाले की होती है। माल दिल्ली वाले का है, दिल्ली वाले ने ही भेजा है, उस माल पे ओनरशिप दिल्ली वाले की ही है, ठीक है। एजेंट का काम क्या है, उसे बेचना। तो जब अगर बेच देगा तब वो ग्राहक का स्वामित्व हो जाएगा। यानी कंसाइनी का माल पे कभी भी स्वामित्व नहीं होता। जब भेजा जाता है तो वो माल दिल्ली वाले का कहलाता है, और जब एजेंट उसे बेच देता है तो वो माल ग्राहक का हो जाता है। तो कंसाइनी का यानी एजेंट का तो वो माल कभी होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, वापस बैक जाते हैं ना, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन ये था कि कंसाइनी के पास जो माल रह गया, इसे यूँ समझिए कि अगर हमने मान लो उसको 20 लाख का माल भेजा, दिल्ली वाले ने जयपुर वाले को 20 लाख का माल भेजा, उसमें से जयपुर वाले ने 15 लाख का माल यानी 75% माल सल्टा दिया। अब बात यह कि जो 25% माल है वो किसका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भेजने वाले का है। भेजने वाला का है यानी उसकी एसेट है, तो वो उसकी बैलेंस शीट में शो होगा, यानी कंसाइनर की बैलेंस शीट में शो होगा। तो इसमें ऑप्शन थे एजेंट, ग्राहक या भेजने वाला। तो इसका आंसर सी होगा। जो बचा हुआ माल है भले ही उसकी जो फिजिकल कस्टडी होती है वो जो भौतिक रूप से होता है वो भले एजेंट के पास होता है, लेकिन वो किसकी बैलेंस शीट में शो होगा, वो भेजने वाले की बैलेंस शीट में शो होगा, वो कंसाइनर की बैलेंस शीट में शो होगा। उसके लिए लिखा जाता है वर्ड स्टॉक विद एजेंट या लिखा जाता है स्टॉक विद कंसाइनी। बाद में आप कभी समझेंगे कि आपका स्टॉक दो तरह से हो सकता है। एक होता है स्टॉक इन गोडाउन, जो गोडाउन में होता है उसको बोलते हैं स्टॉक एट गोडाउन, और एक जो एजेंट के पास होता है उसको बोलते हैं स्टॉक विद एजेंट। और कई बार एक और स्थिति होती है उसको बोलते हैं स्टॉक विद सप्लायर। जब माल आपने जहाँ से मंगाया है, आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन माल उसके पास रह गया है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक विद सप्लायर। और एक और स्थिति भी होती है, जैसे कई बार माल हम ले लेते हैं, माल रास्ते में होता है और बैलेंस शीट के दिन तक हमारे को नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक एट ट्रांजिट, ये भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आप समझ गए बात को, चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कहता है कि जब लेन देन के, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, लेन देन के दस्तावेजी साक्ष्यों को सत्यापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब क्या होता है, कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक मतलब एकदम से सोचना समझना बंद कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि टॉपिक वेरिफिकेशन चल रहा है, तो हम देखते हैं वेरिफिकेशन कहाँ है, अच्छा, या तो इसलिए वेरिफिकेशन आंसर लगा देंगे, या वेरीफाइंग शब्द आया तो वेरीफाइंग से वेरिफिकेशन पकड़ लेंगे। ऐसा वो बच्चे करते हैं जो पढ़ाई कम करके जाते हैं, फिर तुक्का लगाते हैं, पर तुक्का भी मतलब गलत तरीके से लगाते हैं। मैं वापस समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था, द प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया बताइए जहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कोई ट्रांजैक्शन है। जैसे मैंने ये पिछले वीडियो में समझाया था और ये पिछले वीडियो से उठाया हुआ क्वेश्चन है। मान लो 8 लाख रुपए की सेल हुई, तो आपने बुक्स के अंदर लिखा है राहुल अकाउंट DR टू सेल, राहुल अकाउंट DR टू सेल। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल को 8 लाख का माल बेचा। तो ये तो आपने ट्रांजैक्शन जर्नल में एंटर कर दिया, ये सेल बुक में एंटर कर दिया। अब इसका कोई सबूत होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। जब हम उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखेंगे, उस देखने की प्रक्रिया को बोलते हैं वाउचिंग। ठीक है, अब आप पूरी बात समझिएगा। इसको अकाउंट्स अगेन ही अकाउंट से जोड़िएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खास करके मैंने जैसे कुछ ये कोर्स डिज़ाइन किए हैं, तो मैंने हमेशा जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको ये सजेस्ट किया है पर्सनली कि आप हमारा अकाउंट्स वाला वीडियो वाला कोर्स लीजिए, उससे आपके अकाउंट्स बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आपको ऑडिट भी अच्छा समझ में आएगा। मैं शुरू से बात बताता हूँ। राहुल को माल बेचा, इसको बोलते हैं लेन देन या ट्रांजैक्शन, क्योंकि लेन देन या ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है। तो राहुल को माल बेचा तो हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा और हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम जनरल में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रविष्टि। वो हम प्रविष्टि जनरल में भी कर सकते हैं, या वो प्रविष्टि हम सहायक बही यानी सेल बुक में भी कर सकते हैं। सहायक बहियाँ बहुत तरह की होती है, सेल बुक उसमें से एक है, हम उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। कर ली एंट्री, हो गई। अब उसके बाद यहाँ तक का काम आपका पुस्त पालन और लेखांकन वाली कैटेगरी में आता है। बेसिकली पुस्त पालन बुक कीपिंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब उसके बाद जब ऑडिटर आएगा और वो आपकी एंट्री को देखेगा तो बोलेगा 8 लाख की सेल करी, तो लाओ इसका बिल कहाँ है। तो आपने एक जो आपका ऑर्डर बुक होगा, उस ऑर्डर बुक में इसका ऑर्डर आया हुआ होगा, और आपका एक क्या बोले बिल बुक होगी। उस बिल बुक में आपने 8 लाख का बिल काटा होगा, उसकी आपके पास डुप्लीकेट कॉपी होगी, या आपने हो सकता है ऑनलाइन बिल जनरेट किया हो, तो ऑनलाइन आपके पास उसका बिल होगा। ठीक है, तो चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, बस वो डॉक्यूमेंट्री एक दस्तावेज़ के रूप में होना चाहिए। तो जब ऑडिटर उसकी जांच करेगा तो इसको बोलते हैं वाउचिंग। तो इसका आंसर रहेगा सी,
वाउचिंग प्रमाणन। चूँकि मुझे एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बतानी की इच्छा करती है, तो मैं बता दूं, वाउचिंग बैकबोन होती है, ऑडिटिंग की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है वाउचिंग। बाय द वे जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है वेरिफिकेशन। ठीक है, समझ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, वाउचिंग की डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर। ये ऑडिटिंग की दुनिया के मशहूर नाम है स्पाइसर एंड पैगलर। वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। कहता क्या है, वाउचिंग एक तरह की जांच है जो कौन करता है, ऑडिटर करता है। उसमें वो क्या करता है, सारे दस्तावेजी साक्ष्य देखता है, एविडेंस यानी सबूत, विच आर अवेलेबल, जो कि मौजूद हों, टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। क्लाइंट ने, देखो आपको पता है ना, एक ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है, उसको जो ऑडिट करने के लिए बोलता है वो ऑडिटी होता है या क्लाइंट होता है। आप क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को देख रहे हो और उस बस ऐसा नहीं कि आपको बस फीस ले लेनी है और बस रिपोर्ट दे देनी है, नहीं। जैसे डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जांच कराने जाते हो तो बाकायदा आपकी जांच करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है। इसी तरह ऑडिटर भी पहली चीज़ों की जांच करता है, उसके बाद वो रिपोर्ट देता है। तो वो जांच कैसे करेगा, एक तो वो बिल वगैरह को देखेगा, वाउचिंग करेगा, और एक बैलेंस शीट के आइटमों की वो वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, ये बाय द वे वाउचिंग का डेफिनेशन था। ओके, ठीक है, दो चीज़ें चल रही है तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, बट एनीवेज आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ कन्फ्यूज़न का, वहाँ तो 12 सब्जेक्ट आने वाले हैं। स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट वैल्यू, मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये बहुत ही सिंपल, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है एंड बट ये मस्ट नो क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक कपड़े का दुकानदार है, उसने पूरे साल कपड़े खरीदे, कपड़े बेचे, एंड में उसके पास मान लो 100 ड्रेस बच गए। ठीक है, 100 ड्रेस बच गए जो कि वो 400 के भाव में लाया था। 100 ड्रेस 400 के भाव में लाया था, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस हुई वो तो हुई 40,000। ठीक है, 100 ड्रेस बचे हुए हैं, 400 रुपये के भाव पे लाया था, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 40,000। लेकिन उसे पता है कि मैं बेचूंगा तो उसके मेरे को 55,000 मिलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 40,000 और मार्केट प्राइस हो गई 55,000। तो क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस शीट में वो कितनी वैल्यू लिखेगा। जब बैलेंस शीट में वो स्टॉक लिखेगा तो कितना लिखेगा, तो बैलेंस शीट में वो स्टॉक लिखेगा 40,000 रुपये, यानी 40 और 55 में से छोटा कौन सा वैल्यू है, 40,000। अब सीन 2, अब मान लीजिए कि 100 ड्रेस बच गए जो कि 40,000 के हैं, लेकिन आजकल उस ड्रेस का फैशन चला गया, उस ड्रेस का फैशन चला गया, तो अब उसको बेचेगा भी तो शायद 30,000 ही मिलेंगे। उसको पक्का पता है कि आजकल कोई लेने नहीं आएगा, आधे तो मुझे फेंकने पड़ेंगे, जैसे तैसे ये माल मैं 30,000 में बेच दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस है 40,000, मार्केट प्राइस है 30,000, तो बैलेंस शीट के अंदर वो कितने दिखाएगा, बैलेंस शीट के अंदर वो दिखाएगा 30,000 रुपये। तो हमेशा आपको लोअर वैल्यू पकड़नी है। ठीक है, कई बार मार्केट प्राइस की जगह एक शब्द मिलेगा आपको, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वापस बोलता हूँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और वो ज़्यादा सही शब्द है। तो अगर मान लो सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन होता कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज एवर इज लेस, तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट में से जो लेस हो उसको लेना। ठीक है, ये इन दोनों शब्दों को समान माना जाता है, पर एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा सही शब्द है और आम भाषा में उसकी जगह मार्केट प्राइस वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, होप समझ में आ रहा है बातें। एक स्लाइड डालना भूल गया, उसके अंदर जनरली मैं अपना प्रमोशन किया करता हूँ, बट मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। मैंने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, अकाउंट्स के, ऑडिट के, आरएसआर, जीएफएनडीआर, इंडियन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मेथड, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं। हर क्वेश्चन बैंक में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं, चैप्टर वाइज दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दे रखे हैं, नीचे आंसर हैं और कहीं कहीं उसके सॉल्यूशन भी समझा रखे हैं। तो हमारा ऐप है कॉमर्स पॉइंट ऐप, उस कॉमर्स पॉइंट ऐप पे वो अवेलेबल है। ठीक है, और नहीं तो मेरा जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 9928086953, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा 9928086953, उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत आपके काम के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के। ऑडिटर मूल्यांकक नहीं है, वॉज स्टेटेड इन, ये किंगस्टन कॉटन मिल केस में कहा गया था, लंदन ऑयल स्टोरेज केस में कहा गया था, लंदन एंड जनरल बैंक केस में कहा गया था, या किसी भी केस में नहीं कहा गया था। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कहा था कि ऑडिटर जो है वो वैल्यूअर नहीं होता। ये मैंने नहीं कहा है, ये जज साहब ने दिया है, और ये दिया है उन्होंने किंगस्टन एंड कॉटन मिल्स वाले मामले में कि नहीं सर, उसमें तो वो शिकारी कुत्ते वाला था ना। हाँ, शिकारी कुत्ता, जो लाइन किसी ने नहीं सुनी है तो बताता हूँ कि अंकेशक की जो
हैसियत है वो एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, न कि उसकी हैसियत एक शिकारी कुत्ते की तरह है। यानी अंकेशक को सावधानी से कार्य करना चाहिए उसे, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो बटके भरने मतलब बाइट करता फिरे। यानी ऑडिटर हो तो आप ऐसे नहीं है कि जैसे शक करते रहो अपने क्लाइंट पे, उसके रिकॉर्ड्स पे, एम्प्लॉयज़ पे। आपको बहुत ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाइए और चौकन्ने होकर, सतर्क होकर काम कीजिए। ऑडिटर का काम केवल इतना है। ये किंगस्टन कॉटन मिल में कहा गया था। उसी मामले में जज साहब ने ये भी कहा था कि अंकेशक एक वैल्यूअर नहीं होता है। एक्चुअली उस मामले में हुआ ये था कि वहाँ का जो मैनेजर था वो गड़बड़ कर रहा था। गड़बड़ करने का उनका तरीका क्या था कि वो स्टॉक फर्जी दिखा रहे थे। जितना स्टॉक उनके पास था नहीं, उससे ज़्यादा स्टॉक वो बैलेंस शीट में दिखाते जा रहे थे। वो एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, उसमें स्टॉक की आइटमें लिख देते थे, वैल्यू लिख देते थे, वैल्यू का जोड़ लगा देते थे। अब ऑडिटर को तो पता चलता नहीं था, तो वो क्या करता था, टोटल चेक कर लेता था और बैलेंस शीट से मिला लेता था। ओके पाता, ओके रिपोर्ट दे देता। तो उसने हमेशा अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि स्टॉक एज पर द मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ऑडिटर ने खुद ने गारंटी नहीं ली थी। उसने हमेशा ये कहा था, जैसे स्टॉक लिखा हुआ है मान लो $15,000, तो उसने ये कहा था कि $15,000 एज पर द मैनेजर सर्टिफिकेट। तो आप एक अंकेशक से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसे हर इंडस्ट्री की हर आइटम की नॉलेज होगी और उसे पता होगा ये नट कितने का होता है, बोल्ट कितने का होता है, कुर्सी कितने की होती है, ये अंगूठी कितने की होती है। इतनी आप उससे उम्मीद मत करो। ठीक है, ऑडिटर इज़ नॉट अ वैल्यूअर। इट वॉज गिवन और स्टेटेड इन द केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल केस। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट आइटम है गुड्स सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल और रिटर्न शुड। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कस्टमर को माल भेजा। ठीक है, समझिएगा बात को। आपने किसी कस्टमर को माल भेजा, बेसिकली वो माल मान लो माल था 10,000 रुपये, उसकी लागत वैल्यू थी, उसका सेलिंग प्राइस था 12,000 रुपये। आपने कस्टमर को भेजा, वो नखरे कर रहा था, सर नहीं रहने दो। तो आपने कहा अरे रख ले ये माल बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, चलेगा। तेरे को पसंद नहीं आया तो 2 महीने बाद वापस कर देना। ठीक है, तो जब हम कस्टमर को इस शर्त के साथ माल भेजते हैं कि भाई तेरे को माल पसंद नहीं आए तो भेज देना वापस, तो उसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस, या उसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसमें क्या होता है, देखा जाए तो सेल अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो जब तक सेल कंफर्म नहीं हो जाती तब तक वो माल भेजने वाले का माना जाता है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन कहा कि जब हम माल को सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजते हैं तो उसे ए ऑप्शन कह रहा है स्टॉक में शामिल करना चाहिए, सेकंड कह रहा है कि स्टॉक में शामिल नहीं करना चाहिए, सी कह रहा है कि आप ऑडिटर को चेक ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ऑडिटर को चेक करना चाहिए और इसे जिसने भेजा है उसके स्टॉक में शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती, अगर कस्टमर कंफर्म कर देता है, जिसको आपने भेजा है वो कंफर्म कर देता है कि हाँ मुझे माल पसंद है, तो वो आपका डेटर बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 12,000 रुपये हम तब उसके ऊपर मांगने लग जाएंगे। लेकिन अगर अभी 2 महीने ख़त्म नहीं हुए हैं और उसने कंफर्मेशन नहीं दी है तो वो माल भेजने वाले का है और उसे कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी 10,000 रुपये पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए। बात यह है कि अगर उसने कंफर्मेशन दे दी है तो एक तरह से सेल हो गई, फिर तो आप उसे सेल की तरह रिकॉर्ड करोगे और सेल तो फिर सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। और अगर उसने कंफर्मेशन नहीं दी है तो वो माल हमारा है, और फिर एक और स्थिति बन जाएगी स्टॉक विद कस्टमर। तो अब अगर मैं आपको डराऊँ नहीं तो स्टॉक की 5 केस हुए। एक होता है गोडाउन में स्टॉक एट गोडाउन। एक आपके एजेंट के पास होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक विद एजेंट। कई बार स्टॉक आपके कस्टमर के पास होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक विद कस्टमर। कई बार स्टॉक आपके सप्लायर के पास होता है, जहाँ से माल आना होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक विद सप्लायर। और कई बार स्टॉक रास्ते में होता है तो उसको बोलते हैं स्टॉक एट ट्रांजिट। ओके, आज के लिए सभा समाप्त हुई। ये स्टॉक हमारे स्टॉक में शामिल माना जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। होप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, काम के लग रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ऐप है, कॉमर्स पॉइंट ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट हमने वहाँ फ्री दिया है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। विश्वास हो तो छोटा मोटा प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। जब तक जॉब नहीं लग जाती और कॉमर्स के एरिया में है, कॉमर्स से रिलेटेड जॉब्स में है, तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। चलो।